हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उदय कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे में। आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें 3 बज चुके हैं मेरे मित्रों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुबह में 10 बजे और शाम में 3 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मेरे मित्रों, सुबह जो मैंने है 11 खबरें जो अपडेटिंग खबरें थी या फिर बड़ी खबरें थी उससे आप सभी को अवगत कराया था, आप सभी को रूबरू कराया था। और अभी जो है हमारे पास जो है 13 खबरें और हैं, बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा है शिक्षा नीति पे। लालू प्रसाद यादव जो हैं उनको बेल नहीं मिला, इसे लेकर मैं बताऊंगा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को क्या कुछ चिट्ठी लिखी है उसके बारे में बताऊंगा। तमाम खबरें हैं मेरे मित्रों जिसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताऊंगा। और मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें। मित्रों, खबरें हैं तमाम जिसे शायद आप हैं अनजान, और हर खबरों का लेना है आपको संज्ञान। इसीलिए मेरे मित्रों, प्रतिदिन सुबह 10 बजे और 3 बजे मैं आप सभी के साथ शाम में जुड़ता हूँ। मित्रों, बिना देर की आगे बढ़ूंगा और अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, ताज़ा तरीन खबर है, उससे मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। और खबर यह है मेरे मित्रों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्कशीट को बताया है प्रेशर शीट। और प्रधानमंत्री ने बोले कि इससे न तो हो छात्रों का मूल्यांकन। मेरे मित्रों, खबरों के विस्तार में जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कब कहा, क्यों कहा, ये बातें उसके बारे में बताऊंगा आप सभी को। तो आप सभी को मालूम है मेरे मित्रों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अब पूरा जोर जो है इसके अमल को लेकर है। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के विषय पर देश भर के शिक्षकों को वर्चुअल संबोधित किया आज। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है और इसके पीछे पिछले 4 से 5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट प्रेशर शीट है और परिवारों के लिए प्रेस्टीज शीट। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बात कही है मेरे मित्रों। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट जो है वो प्रेशर शीट है और परिवारों के लिए ये प्रेस्टीज शीट है। और मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट जो है वो प्रेशर शीट और परिवारों के लिए प्रेस्टीज शीट बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य जो है इस दबाव को दूर करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और इसकी जिम्मेदार लोगों तक जो है इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और ये पर्व जो है 8 से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब भारत का हर स्टूडेंट जो है, हर छात्र जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों में पढ़े। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं सभी शिक्षकों, प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों और अभिभावकों से आह्वान करता हूँ कि वे इस मिशन में अपना सहयोग दें। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस यात्रा के पथ प्रदर्शक देश के शिक्षक है। चाहे नए तरीके से लर्निंग हो, विद्यार्थियों को इस नई यात्रा पर जो है लेकर शिक्षकों को ही जाना है। हवाई जहाज कितना ही एडवांस हो, उड़ाता पायलट ही है। इसलिए सभी शिक्षकों को भी कुछ नया सीखना है और कुछ पुराना भूलना भी है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई से मिल रहे इस तनाव से जो है अपने बच्चे को बाहर निकालना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। और परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर इसका बेवजह दबाव न पड़े। कोशिश ये होनी चाहिए केवल एक परीक्षा से विद्यार्थियों को मूल्यांकन न किया जाए, ऐसा जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि सीख तो बच्चों तब भी रहे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि सीख तो बच्चे तब भी रहे होते हैं जब वो खेलते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं और जब वो बाहर अपने साथ घूमने जाते हैं। लेकिन अक्सर माता पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते कि क्या सीखा, वो भी यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए, और हर चीज़ यहीं आकर अटक जाती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को भी विषय चुनने की आज़ादी दी गई है। ये सबसे बड़े सुधार में से एक है। और अब हमारे युवा जो है साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के किसी एक जो है ब्रैकेट में ही फिट होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबसे बड़ा सुधार में से एक है। और अब हमारे युवा जो है साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स के किसी एक ब्रैकेट में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। उनको, छात्रों को, देश के छात्रों की प्रतिभा को अब पूरा मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है उसे छात्रों को बहुत बांध कर रखा था। जो विद्यार्थी साइंस लेता था वो आर्ट्स या फिर कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइंस नहीं पढ़ सकते, ऐसा जो है प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कितने ही
प्रोफेशन है जिनके लिए गहन कौशल की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते। अगर छात्र इन्हें देखेंगे तो एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव होगा, उनका सम्मान करेंगे। हो सकता है कि बड़े होकर इनमें से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़े। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा है मेरे मित्रों कि हमें शिक्षा में आसान और नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेस और एक्सेल हमारे प्रयोग का मूल मंत्र होगा। यानी कि 5 शब्दों का उन्होंने एक मूल मंत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेस और एक्सेल ये जो है हमारे प्रयोग का मूल मंत्र होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है मेरे मित्रों कि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है लागू करने के बारे में देश भर के शिक्षकों से सुझाव मांगे थे और एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। और आगे प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक भारत की जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं के पूर्ति का माध्यम है। और इसके पीछे जो है पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लोगों ने इस पर जो है वो दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐलान होने के बाद बहुत से लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं और ये शिक्षा नीति क्या है, ये कैसे अलग है, इससे स्कूल और कॉलेजों में क्या बदलाव आएगा। हम सभी इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके और आगे का रास्ता बना सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा मेरे मित्रों कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रधानाचार्य और शिक्षक जो है पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के शिक्षकों से इससे सुझाव मांगे थे और एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा मेरे मित्रों कि पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया है, हर व्यवस्था बदल गई है और इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा नीति व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। और प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा है कि आज हम जो है सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है और इसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। नई शिक्षा नीति 12वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे मित्रों आगे भी उन्होंने कहा है कि इससे पहले 7 सितंबर को भी मैं आप सभी को एक जो है बैकग्राउंड में जाऊंगा और आप थोड़ी सी जानकारी दूंगा आप सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 7 सितंबर को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। इसमें उन्होंने शिक्षा नीति के अमल का पूरा रोड मैप दिया था, साथ ही कहा था कि इसे लागू करने को लेकर ज्यादा जो है लचीला रुख अपनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई मौकों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि अब तक के आयोजनों में यह इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें नीति लागू करने वाली जमीनी टीम जो है वो शामिल है। तो मेरे मित्रों ये जो है बड़ी खबरें हैं जो मैं आप सभी को बता रहा हूं और इसी के साथ मेरे मित्रों मैं आगे बढ़ूंगा और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी खबर जो है मेरे मित्रों भारत चीन सीमा से जुड़ी हुई है, LAC से जुड़ी हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है। और खबर यह है मेरे मित्रों कि LAC पर चीन के साथ भारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो है उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन मलिक, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं और शीर्ष रक्षा अधिकारी साउथ ब्लॉक में हुई इस जो है उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद रहे। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई है जब पूर्वी लद्दाख में शुक्रवार सुबह 11 बजे चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है और दोनों देशों के बीच ऐसी बातचीत सोमवार मंगलवार को छोड़कर रोजाना आधार पर हो रही है। और जब LAC पर रेजांगला के आसपास चीन ने भड़काऊ कार्रवाई की थी। सूत्रों के मुताबिक मैं बताऊं मेरे मित्रों के सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का उद्देश्य रोजाना की गतिविधियों को साझा किया जाना और मतभेद दूर करने के लिए बातचीत के दरवाजों को खुला रखना है। और इस हफ्ते से शुरू हुए जो है ग्राउंड कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कॉपर्स कमांडर स्तर की बातचीत पर सहमति बनी थी। हालांकि अभी समय और तारीख का फैसला किया जाना बाकी है, लेकिन जून से अब तक यह 6ठी बैठक होगी। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं अभी की जो बड़ी खबर यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो है उच्च स्तरीय बैठक करके हालात की समीक्षा की है। और इस उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत,
और उसके साथ तीनों सेना के प्रमुख यानी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और शीर्ष रक्षा अधिकारी साउथ ब्लॉक में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मौजूद रहे। मित्रों आगे बढ़ूंगा और आज की अभी की जो बड़ी खबर है उसके बारे में बताऊंगा। बड़ी खबर एक और यह है, तीसरी खबर है मेरे मित्रों, कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने आज राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद सिंह पहले ही बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है उन्होंने, और वहीं अब मनोज झा ने भी विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और इस बार जो है राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार बिहार से हैं और बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लड़ाई जनता दल यू बनाम राष्ट्रीय जनता दल होगी। मित्रों आप सभी को बताता चलो कि मनोज झा पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। उन्हें एक कुशल प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है और साथ ही उनकी ईमानदारी की भी चर्चा होती रही है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, इनमें से 116 सांसद एनडीए के हैं। इसके अलावा एनडीए को बीजू जनता दल, वाईएस कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य दलों के समर्थन मिलने की संभावना है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत की आशंका ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि हरिवंश प्रसाद सिंह की बात करें तो वो पहले भी 2018 में एक बार राज्यसभा के उपसभापति चुने जा चुके हैं और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद को हराया था। उस समय हरिवंश को जो है 125 वोट मिले थे, जबकि बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले थे। और मित्रों आप सभी को बताऊं कि 2014 में हरिवंश बिहार के राज्यसभा के लिए चुने गए थे बिहार से, और हरिवंश प्रसाद सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी रह चुके हैं। आगे बढ़ूंगा मेरे मित्रों, अभी की चौथी बड़ी खबर है उसके बारे में बताऊंगा। चौथी खबर जो है राहुल गांधी से जुड़ी है, कांग्रेस से जुड़ी है और नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। खबर यह है मेरे मित्रों को, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर वे ज्यादा मुखर है। आज भी एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, और उन्होंने पूछा है कि चीन से आखिर कब सरकार अपनी जमीन वापस लेने की योजना बना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चीनियों ने हमारी जमीन ले ली है, आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है, या फिर ये भी भगवान का अधिनियम यानी एक्ट ऑफ गॉड बनने वाला है। इससे पहले मेरे मित्रों कांग्रेस सांसद ने यानी राहुल गांधी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास करता है। पीएम को छोड़कर जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वह इसे बनाए रखेंगे। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि सीमा विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच तनाव को कम करने के लिए बीते कल जो है शाम में मॉस्को में बैठक हुई और दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसकी जानकारी जो है आज विदेश मंत्रालय ने दी है। मित्रों आगे बढ़ूंगा और आप सभी को थोड़ी और जानकारी इसमें दूंगा। तो भारत और चीन के बीच सीमा पर मई की शुरुआत से गतिरोध जारी है। हाल ही में 29-30 अगस्त की रात चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में जो है तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। चीन की सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया, और 4 दिन बाद चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की और इस बार भी भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मित्रों आगे बढ़ूंगा इसी के साथ और आप सभी को बताऊंगा कि आरजेडी से इस्तीफा के बाद, राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा के बाद जो रघुवंश प्रसाद सिंह है उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और वो ऐसी बातें कही जा रही हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने बेटों के एमएलसी बनाने की जेडीयू से चल रही है बात, ऐसे जो है वो आशंका जताई जा रही है, खबरें आ रही हैं मेरे मित्रों। सच्चाई क्या है इसके बारे में जैसे ही कुछ आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों अभी, और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है। और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को जो है राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने के बाद उनका हाल जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर हाल जाना है। और इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कई मांगे रखी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र सत्य प्रकाश सिंह गवर्नर कोटे से
विधान पार्षद बनाए जा सकते हैं। इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड से बात चल रही है। ये भी मेरे मित्रों खबर आ रही है। और इस बीच आप सभी को बताता चलो कि रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। गुरुवार को उन्होंने वहीं से पत्र लिखकर आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पत्र लिखकर उनका इस्तीफा नामंजूर करते हुए कहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी को यह भी बताता चलो कि मिली जानकारी के अनुसार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जो है सुबह रघुवंश प्रसाद सिंह को फोन कर उनका हाल जाना है। और उनका हाल जानने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो अश्विनी चौबे भी शामिल है। और रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफा की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बड़े नेताओं के उनके संपर्क के मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के बड़े पुत्र जो है सत्यप्रकाश सिंह को गवर्नर कोटे से एमएलसी बनाए जाने की चर्चा है और बताया जा रहा है कि इसे लेकर जेडीयू से बात चल रही है। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस बाबत कुछ भी नहीं कहा है। मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लेकर कुछ मांगे रखी हैं। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन 3 मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाए। इनमें जो है गणतंत्र की पहली भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन करने, भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने और मनरेगा कानून में आम किसानों की जमीन में काम करने का संशोधन अध्यादेश लाने की मांग शामिल है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलो कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने मनरेगा कानून में सरकारी और SC/ST की जमीन के प्रबंध का विस्तार करते हुए उस खंड में आम किसानों की जमीन में भी काम जोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि इससे के लिए जो है वो अध्यादेश लागू कर आचार संहिता से बचना चाहिए। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को यह भी बताऊं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली को जनतंत्र की जननी और प्रथम गणतंत्र कहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वो 15 अगस्त को पटना में और 26 जनवरी को वैशाली में राष्ट्रध्वज फहराने का फैसला करें। उन्होंने इसके लिए 2000 के पहले झारखंड बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा कि तब 26 जनवरी को रांची में झंडोत्तोलन होता था। मेरे मित्रों, और थोड़ी सी जानकारी दूंगा और रघुवंश प्रसाद सिंह ने और क्या कुछ कहा है पत्र के माध्यम से। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने भगवान बुद्ध का पवित्र भिक्षा पात्र अफगानिस्तान से वैशाली लाने की मांग की रखी है नीतीश कुमार के सामने और कहा है कि भगवान बुद्ध ने अंतिम वर्षावास में वैशाली छोड़ने के समय अपना भिक्षा पात्र स्मारक के रूप में वैशाली के लोगों को दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठा चुके हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को यह भी बताऊं कि इसके अलावा जो है रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कुछ कहा है, तो वो भी मैं आप सभी को बताता चलूं। मेरे मित्रों, रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सिंचाई मंत्री जो है प्रेम कुमार और प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है, बिहार के प्रधान सचिव को, और 3 कार्यों को जो है पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने जेडीयू संसदीय दल के नेता जो है ललन सिंह को भी पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाने, सड़क निर्माण तथा अन्य निर्माण की मांग की गई है। तो ये मेरे मित्रों रघुवंश प्रसाद सिंह से जुड़ी खबर थी। इसी के साथ बिहार से एक और खबर है मेरे मित्रों, ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये खबर जो है जेडीयू से जुड़ी है, लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई है, रामविलास पासवान से जुड़ी हुई है, चिराग पासवान से जुड़ी हुई है खबर। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊंगा। खबर यह है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो है रामविलास पासवान, उनकी तबीयत खराब होने के बाद शुक्रवार को यानी आज उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए जो है अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है। भावनात्मक ट्वीट करते हुए रामविलास पासवान ने लिखा है कि कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देश को दी और हर संभव प्रयास किया कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबीयत खराब होने लगी लेकिन काम में कोई ढिलाई ना हो, इस वजह से अस्पताल नहीं गया। इसके बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मेरी खराब तबीयत का एहसास जब चिराग को हुआ, यानी चिराग पासवान को हुआ, तो उसके कहने पर मैं अस्पताल गया और अपना इलाज करवाने लगा। मुझे खुशी है कि इस समय मेरा बेटा चिराग मेरे साथ है और मेरी हर संभव सेवा कर रहा है। मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। ये चिराग पासवान के लिए उनके पिता जो है रामविलास पासवान बोल रहे हैं मेरे मित्रों। और रामविलास पासवान जो है उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूं। मुझे आशा है कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जल्द ही अपनों के बीच आऊंगा। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि रामविलास पासवान के इस ट्वीट के जो है सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हैं और लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यू के बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आ रही है। सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में रामविलास पासवान के यह ट्वीट, उसमें उन्होंने कहा है कि चिराग के हर फैसले के साथ मैं मजबूती से खड़ा हूँ, काफी मायने रखता है मेरे मित्रों। आगे बढ़ूंगा। खबर जो है वो
रांची से भी है, बिहार से भी है, राष्ट्रीय जनता दल से भी है। और ये अगली खबर जो है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है मेरे मित्रों। और इसमें खबर ये है कि फिर टल गई है लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका, यानी कि उनको जमानत नहीं मिली है और अब जो है 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। मेरे मित्रों, खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई आज एक बार फिर से टल गई है। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 9 अक्टूबर को होगी और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई थी। अदालत ने जमानत पर फैसला 9 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है, 9 अक्टूबर तक के लिए टाना है मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं। और आप सभी को यह भी बताऊं कि झारखंड हाईकोर्ट में अब 9 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के मामले में सुनवाई होगी। मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव जो है वो करोड़ों के चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरोपी लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता जो है देवर्षि मंडल ने जानकारी दी थी कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से जमानत को लेकर याचिका दायर की गई है और दूसरे मामले में काटी गई आधी सजा। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि प्रार्थी यानी कि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने बताया कि चारा घोटाले के दूसरे मामले में काटी गई आधी सजा के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया है। मित्रों, आप सभी को बताता चलूं कि चारा घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में लालू प्रसाद फिलहाल सजा काट रहे हैं और रिम्स में इलाज करा रहे हैं। मैं तो मित्रों आप सभी को ये भी बताऊं कि यह जमानत याचिका जो है वो जेल में लालू यादव के 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजार लिया है और इस आधार पर दाखिल की गई थी और लालू यादव के अधिवक्ता ने इसी को आधार बनाते हुए जो है वो हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसको नकारते हुए कोर्ट ने जो है वो 9 अक्टूबर तक के लिए मामला टाल दिया है। सुनवाई जो है वो 9 अक्टूबर को होगी। मित्रों, आगे बढ़ूंगा, आज की जो है अगली खबर बताऊंगा। अगली खबर जो है 8वीं खबर है मेरे मित्रों आज की अभी की, और इसमें जो है सुशांत सिंह मामले की बात करूंगा। और खबर यह है मेरे मित्रों कि अभी जेल में ही रहेगा रिया चक्रवर्ती और सौविक का ठिकाना, जेल ही रहेगा अभी रिया चक्रवर्ती और सौविक का ठिकाना। वो इसलिए मेरे मित्रों की जो स्पेशल कोर्ट है मुंबई की, उसने सभी आरोपियों को बेल अर्जी जो है खारिज कर दी है। खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा मेरे मित्रों कि सुशांत सिंह केस से जुड़े ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती को एक और बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद रिया, सौविक समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को जो है वो मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा की जमानत अर्जी खारिज कर दी और इन सभी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया है। 22 सितंबर तक मुंबई के भ्याखला जेल में बंद रिया ने अपनी जमानत के लिए मुंबई के एक विशेष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। और इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। मैं मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताऊं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी रिया चक्रवर्ती को। और इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से जो है इनकार कर दिया था मजिस्ट्रेट अदालत ने। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि उसके बाद ही रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया, जिस पर आज फैसला आया। मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा, बात कंगना की करूंगा, कंगना रनौत की बात करूंगा। आप सभी को पता है कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जो है तनातनी चल रही है, 8वां दिन है और 8वें दिन कंगना रनौत ने क्या कुछ बोला है उसके बारे में बोलूं मेरे मित्रों। तो कंगना रनौत ने बाल ठाकरे को भी कंगना रनौत ने बोला है कि बाल ठाकरे को भी डर था कि शिवसेना एक दिन कांग्रेस बन जाएगी। सोनिया से पूछा मेरे साथ जो हुआ उससे आप दुखी नहीं है क्या, ऐसा जो है वो कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से पूछा है। क्या कुछ खबरों के विस्तार में है मेरे मित्रों उसके बारे में बताऊं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आज शिवसेना के साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने सुबह 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते आप महाराष्ट्र में अपनी सरकार द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव से दुखी नहीं है। सवाल कर रही हैं वो कि क्या सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते आप महाराष्ट्र में अपनी सरकार द्वारा मेरे साथ किए गए बर्ताव से दुखी नहीं है। क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने की अपील अपनी सरकार से नहीं कर सकती हैं। कंगना ने यह भी कहा कि बाल ठाकरे को डर था कि शिवसेना एक दिन कांग्रेस बन जाएगी। एक्ट्रेस का 4 दिन में शिवसेना पर तीसरा बड़ा बयान है मेरे मित्रों ये, और इससे पहले उन्होंने कहा था कि शिवसेना सोनिया सेना बन गई है। फिर 9 सितंबर को कंगना रनौत बोली कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, यह वक्त का पहिया है, याद रखना। कंगना रनौत ने आगे कहा मेरे मित्रों कि आप यानी कि सोनिया गांधी पश्चिम में पले बढ़े,
सोनिया गांधी को वो कह रही हैं, कंगना रनौत जो है, कि आप यानी कि सोनिया गांधी आप पश्चिम में पले बड़े हैं, भारत में रहते हैं, आप महिलाओं के संघर्ष को जानते हैं। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून और व्यवस्था का मजाक बना रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता को तय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में दखल देंगी। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के अवैध निर्माण को गिरा दिया था। उनका ये ऑफिस जो है बांद्रा के पाली हिल इलाके में है और इसे जो है 48 करोड़ रुपए खर्च करके वो बनाया गया था। और कंगना रनौत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे को डर था कि शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी। मेरे मित्रों, एक टीवी इंटरव्यू को जो है ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने आज कहा कि महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक है और उनका सबसे बड़ा डर था कि किसी दिन शिवसेना जो है वो गठबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी। मैं जानना चाहता हूं कि आज उनकी पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी सजग भावना क्या है। मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कंगना ने मुंबई का अपमान किया। कौन है मेरे मित्रों, क्या कुछ कहा उन्होंने, उसके बारे में बताऊंगा। तो महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जयंत पाटिल ने कंगना के बयानों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि कंगना ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए अपशब्दों का जो है इस्तेमाल करके मुंबई का अपमान किया है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें जयंत पाटिल ने एक्ट्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कंगना ने केस से जुड़ी हुई अगली खबर भी है मेरे मित्रों, और वो ये है कि कंगना ने कहा है कि मेरे पास ऑफिस को फिर से बनाने के लिए पैसे नहीं है, मैं इसी खंडर से काम करूंगी। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि कंगना रनौत की माने तो उनके पास जो है अपने ऑफिस को दोबारा बनवाने के पैसे नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने 15 जनवरी को अपने ऑफिस की ओपनिंग की थी और इसके फौरन बाद कोरोना महामारी आ गई। ज़्यादातर लोगों की तरह तब से मैंने भी कोई काम नहीं किया है, मेरे पास इसे फिर से बनवाने के लिए पैसे नहीं है, मैं इसी खंडहर से काम करूंगी। मैं मित्रों आप सभी को बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग्स मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं और ये जो बड़ी खबर आ रही है मेरे मित्रों कि कंगना के ड्रग्स मामले की जाँच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कंगना राउत के जो है वो ड्रग्स मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस को एक लेटर भेजा गया है जिसमें मुंबई पुलिस को अब तय करना है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो को दी जाएगी। इससे पहले विधानसभा के मानसून सत्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने जांच की मांग की थी। इसके जवाब में जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच कराने का भरोसा दिया था। मित्रों आगे बढ़ूंगा और इसी के साथ एक बड़ी ही जो है वो चौंकाने वाली खबर मैं आप सभी को देने वाला हूं और ये खबर जो है कोरोना से जुड़ी हुई है मेरे मित्रों। और खबर ये है कि ICMR के रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और खुलासा ये हुआ है मेरे मित्रों कि मई की शुरुआत में 64 लाख लोग भारत में कोरोना संक्रमित हो चुके थे। तो ये बड़ी खबर है मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊं कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है मैं मित्रों एक बार फिर से बताऊंगा आप सभी को कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मैं बात कर रहा हूं, संस्थान की नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा किए गए पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के बहुप्रतीक्षित निष्कर्ष सामने आ गए हैं। एक बार फिर बताऊं मेरे मित्रों कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा किए गए पहले राष्ट्रीय सीरो सर्वे के बहुप्रतीक्षित निष्कर्ष सामने आ गए हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक देश में मई 2020 की शुरुआत तक 0.73% यानी कि 0.73% व्यस्त यानी कि करीब 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये सर्वे मेरे मित्रों 11 मई 2020 के 4 जून 2020 के बीच किया गया। एक बार फिर से बताऊं कि ये सर्वे जो है 11 मई 2020 से 4 जून 2020 के बीच किया गया और इसमें 28,000 लोगों के रक्त के नमूनों की कोविड कवच एलिसा किट का इस्तेमाल कर जो है इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी की जांच की गई। इसमें सबसे अधिक जो है 43.3% 18 से 45 आयु वर्ग में एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक क्षमता पाया गया। इसके अलावा 46 से 60 वर्ष के 39.5% लोगों में और 60 से अधिक उम्र वाले 17.2% लोगों में एंटीबॉडी बना। सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके निष्कर्ष से भारत में मई 2020 की शुरुआत तक जो है वो 64 लाख माफ़ कीजिएगा मेरे मित्रों की इसके निष्कर्ष में जो कहा गया वो ये कहा गया कि भारत में मई 2020 की शुरुआत तक 64,68,388 लोगों ने के जो है कोरोना वायरस संक्रमण के चपेट में आने के संकेत मिले हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है मेरे मित्रों
कि हमारे सर्वेक्षण के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि भारत में सीरो प्रसार समग्र रूप से कम था और मई 2020 के मध्य तक केवल 1% वयस्क आबादी ही सार्स CoV-2 की चपेट में आई थी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है मेरे मित्रों कि अधिकतर जिलों में देखा गया कि कम प्रसार दर्शाता है और भारत महामारी के शुरुआती चरण में है और भारतीय आबादी के अधिकतर हिस्से पर अब भी सार्स CoV-2 के चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो है मेरे मित्रों बड़ी खबर थी जो आप सभी को देना था, यानी कि मई में ही मार्च में शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ, मोटा मोटी मान के चलिए। उसके बाद जो है अप्रैल और मई तक ही जो है वो पिछले 2 महीने में जो है वो 63-64 लाख लोग जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। मेरे मित्रों एक बार फिर आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है आज की 12वीं खबर है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें खबर यह है कि कोरोना के बेलगाम केसों के बीच ऑक्सीजन को लेकर मारामारी शुरू हो गई है और केंद्र सरकार ने जो इसको लेकर आदेश जारी किया है। खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा कि कोरोना संक्रमण के बेलगाम होते मामलों को देखते हुए राज्यों में मची होड़ के बीच केंद्र सरकार ने आज जो है वो दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो है आज दिशा निर्देश जारी किया गया है और ये इसलिए किया गया है मेरे मित्रों कि कोरोना संक्रमण के बेलगाम होते मामलों को देखते हुए राज्यों में मची होड़ के बीच जो है वो केंद्र सरकार को आज जो है वो दिशा निर्देश जारी करना पड़ा। महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध न लगाएं। कोरोना के गंभीर रोगियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसे मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो अहम है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। मेरे मित्रों केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आपस में ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित न करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अस्पतालों में भर्ती सभी कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य सचिव ने यह भी दोहराया कि कोविड-19 के मध्यम और गंभीर रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त और निर्बाध मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति आवश्यक है। मैं मित्रों आप सभी को बताता चलूं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संक्रमणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी और आने वाले दिनों में जो है मेरे मित्रों कोविड-19 के मामले बढ़ने के विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो चेतावनी है उसके मध्य राज्य सरकार ने अस्पतालों को 80% और उद्योगों को 20% ऑक्सीजन सिलेंडर देने का फैसला किया है। और महाराष्ट्र की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उनसे ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने का जो है अनुरोध किया। मेरे मित्रों आप सभी को बताओ कि उद्धव ठाकरे से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यथासंभव मदद का भरोसा दिया है और चौहान ने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं। पहले मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 50 टन थी जो अब 120 टन कर दी गई है और 30 सितंबर तक इसे 150 टन यानी 150 टन किया जाएगा। महाराष्ट्र की जो है आइनॉक्स कंपनी नागपुर के प्लांट से मध्य प्रदेश को 20 टन ऑक्सीजन सप्लाई करती है और अब यही जो है कंपनी गुजरात और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश को 20 टन ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। ये जो है मेरे मित्रों 12वीं खबर थी अभी की। अब 13वीं खबर भी आप सभी को जल्दी से बता दूं और 13वीं खबर यह है मेरे मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली NCR में 3 महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस चिपकाया है। और बता दें मेरे मित्रों की यह नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया है। नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कदम उठाया गया है। मित्रों आप सभी को यह भी बताता चलूं कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली NCR में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास बनी झुग्गियां हटाई जाएं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया गया है, कोर्ट की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं देगी। मैं मित्रों आप सभी को बता दूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने आज जो है पूर्वी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें अदालत ने दिल्ली में लगभग 48,000 झुग्गियों के साथ साथ रेलवे पटरियों को जो है वो हटाने का निर्देश दिया था। मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताता चलूं कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रेलवे ट्रैक के सेफ्टी जोन से झुग्गियों को हटाने का आदेश जारी किया था। उस दौरान काफी पॉलिटिकल ड्रामा यानी राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल मची थी, राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ था और सभी राजनीतिक पार्टियां झुग्गी में रहने वाले लोगों के समर्थन में उतर आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश MC मेहता मामले में दिया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट
जो है वह साल 1985 के बाद से दिल्ली और उसके आसपास प्रदूषण से संबंधित मुद्दों पर समय समय पर आदेश जारी करता रहता है। मेरे मित्रों, आप सभी को बताता चलो कि भारतीय रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है और इसमें जो है 70 किलोमीटर लाइन के साथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है करीब 48,000 झुग्गियाँ हैं। रेलवे ने कहा है कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबर है जो आप सभी को मैं दे रहा हूँ अभी की दोपहर की जो है 3 बजे की बड़ी खबरें हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ आज की आखिरी और जो 14वीं खबर है, ये भी बहुत बड़ी खबर है मेरे मित्रों, आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है। और खबर यह है मेरे मित्रों कि आलू टमाटर के तेवर जो है वो तीखे हो गए हैं। प्याज रुलाने को बेकरार है आम आदमी को, प्याज जो है आम आदमी को रुलाने को बेकरार है। और हरा धनिया जो है 400 रुपये से पार पहुंच गई हरी धनिया की कीमत। मेरे मित्रों, इस खबर के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा। तो कोरोना ने जहां लोगों की सेहत और वित्तीय सेहत खराब कर रखी है, तो वहीं महंगाई जो है वो कोढ़ में खाज का काम कर रही है। आम लोगों की थाली में सब्जियां अब कम से कम होने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जरूरी चीज़ों में शामिल सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि है मेरे मित्रों। आलू प्याज और टमाटर लोगों को आंसू तो बाहर निकाल ही रहे हैं, अब रही सही कसर जो है हरा धनिया निकाल रहा है। हरे धनिया के दाम जो है 400 रुपये प्रति किलो को पार पहुंच गया है मेरे मित्रों, यानी कि धनिया जो है वो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अभी जो है वो दिल्ली एनसीआर में बिक रही है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि 1 महीने के दौरान प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। टमाटर कई जगहों पर 70 यानी कि 100 रुपये को पार कर चुका है। आलू जो है वो 40 से 50 रुपये के बीच में बिक रही है और प्याज जो है वो भी 25 से 30 रुपये किलो की हो गई है मेरे मित्रों। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 10 सितंबर को आलू 20 से 60 रुपये, प्याज 13 से 60 रुपये और टमाटर 50 से 100 रुपये बिक रहा था। वहीं हरी सब्जियां भी अब लाल हो रही हैं और पिछले एक हफ्ते में तोरई, भिंडी, परवल के रेट में जो है 20 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जैसा कि मैंने कल भी परसों भी बताया था मेरे मित्रों कि आप चाहे कोई भी दाल ले लीजिए, वो चने की दाल ले लीजिए, मसूर की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल लीजिए, उनमें भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है मेरे मित्रों। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि आम जनता जो है, मध्यम वर्ग जो है, उससे महंगाई से निजात मिलती नहीं दिख रही है, बल्कि उसमें महंगाई की मार पड़ रही है, वो भी कोरोना महामारी के दौरान। मित्रों, ये थी अब तक की बड़ी खबरें जो आप सभी को, जिससे आप सभी को मुझे रूबरू कराना था मेरे मित्रों। मैंने आज जो है 14 खबरें, अभी जो है 3 बजे आप सभी को 14 खबरें बताई जो कि ताज़ा तरीन खबरें हैं मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सभी ने मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, मेरे कार्यक्रम को लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार मित्रों, प्रणाम मित्रों, गुड बाय मित्रों।